सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने लॉन बाउल में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता है। तो भारतीय लॉन बाउल टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। और इसमें भारतीय टीम ने किसे हराया? साउथ अफ्रीका की टीम को हराया। आपको बता दूं, भारत ने लॉन बाउल्स में पहली बार गोल्ड जीता है, मतलब पहली बार कोई मेडल जीता और वो भी डायरेक्ट गोल्ड जीता है। तो बड़ी बातें नहीं है। हमारी इस लॉन बॉल टीम में 4 खिलाड़ी हैं, चारों महिलाएं हैं। कौन कौन है? लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी सेकिया और रूपा रानी टर्की। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि ये गेम अभी चर्चा में आ गया, तो अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि लॉन बॉल स्पोर्ट्स में जो बॉल का वजन है वो कितना होता है? लगभग 1.5 किलो की होती है वो। आपको याद है कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, अभी एक और टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। कौन सी टीम? भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने। किसको हरा करके? सिंगापुर को हरा करके। और अभी तक सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं वेट लिफ्टिंग में हमने। पहला गोल्ड जो इसमें आया था वो मीराबाई चानू लेकर के आई थी 49 किलोग्राम कैटेगरी में, वो वेट लिफ्टर है। दूसरा गोल्ड जेरेमा लाल रेनुंगा लेकर के आए थे 67 किलोग्राम कैटेगरी में। तीसरा गोल्ड अंचिंता शेवली लेकर के आए थे 73 किलोग्राम कैटेगरी में। ये तीनों वेट लिफ्टर हैं। बाकी देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 2022 वाला जो संस्करण है कहाँ पे चल रहा है? बर्मिंघम यूके में चल रहा है। इसका शुभंकर क्या है? मैस्कॉट पैरी द बुल है। और पहली बार इसमें महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो यहीं से एक प्रश्न हमने बनाया कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इसमें कप्तान कौन है? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर 2 जने रहे। एक तो हमारी जो शटलर है पीवी सिंधु, और हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह। अगले वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे? 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स ये पहली बार कब हुए थे? 1930 में हुए थे। और जब से अब तक केवल 2 बार आप छोड़ दो, 1942 के और 1946 के, इन दोनों को छोड़कर तब से ये हर 4 साल में आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये जो एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में भारत किस देश में होने वाले ब्लैक पिच अभ्यास में शामिल होगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अब ये याद रखना कि ब्लैक पिच एक्सरसाइज ये केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नहीं होती, ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। मल्टीलैटरल यानी कि काफी सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार 17 देश हिस्सा ले रहे हैं। और इसका आयोजन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। ये एक एयर एक्सरसाइज है, हर 2 साल में होती है। पर पिछली बार कोविड-19 के कारण नहीं हुई थी, तो आप कह सकते हो इस बार ये 4 साल के बाद हो रही है। लास्ट एडिशन इसका 2018 में हुआ था। इस बार कब से कब तक? 19 अगस्त को शुरू होगा, जो कि 6 सितंबर तक चलेगा। कहां पे? वहीं ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कोई और भी एक्सरसाइज करते हैं क्या? करते हैं ना। एक तो ऑस इंडेक्स जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही होती है, और एक मालाबार भी होती है जिसमें क्वाड देश होते हैं, जैसे कि जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया होता है। देखो, ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल इसकी कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अभी नए प्रधानमंत्री बने थे यहाँ के। कौन? एंथनी एल्बनीज। आपको याद है अगले जो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी हमने पढ़ा है 2026 वाले, ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। उसके अलावा 2032 वाले जो ओलंपिक होंगे, समर ओलंपिक, वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ही होंगे। और यहाँ पे आपको मिलेगी ग्रेट बैरियर रीफ। पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो मूंगा चट्टान। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा माउंट कोस्कियुस्को। और ऑस्ट्रेलिया में आपको 5 मरुस्थल मिलेंगे, इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ 5 डेजर्ट कहा जाता है। देखो, प्रश्न बनने में तो ये भी बन सकता है कि किस महाद्वीप को लैंड ऑफ 5 डेजर्ट कहते हैं। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और मैंने आपको बताया क्यों कहते हैं। अभी आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, पानी के उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा ये किस देश में खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेट प्लेयर है लीसा स्थालेकर, इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि ये अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और एक और पॉइंट यहां से याद रखना,
देखो आपने पढ़ा होगा इस साल जो क्वाड देशों की समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो 4th नंबर की समिट थी जो कि टोक्यो जापान में हुई थी। अगली समिट जो इसकी होगी 2023 में 5वें नंबर की, वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगी। और अभी आप जानते ही हो जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 हुआ था न्यूजीलैंड में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता 7वीं बार, अभी इंग्लैंड को हराया था। और इसी तरह से अभी दिसंबर 2021 में जो T20 मेंस वर्ल्ड कप हुए थे, कहाँ पे हुए थे याद है ना आपको, यूनाइटेड अरब अमीरात में। उसमें भी ऑस्ट्रेलिया विनर रहा था, न्यूजीलैंड को हराया था उसमें। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पे शुरू हुआ, तो भी आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे, चलो बताओ पिंगली वेंकैया पर डाक टिकट अभी किस दिन जारी किया गया, तो आंसर होगा 2 अगस्त को। आपको ये तो पता है ना भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसके डिजाइनर कौन थे, यही थे पिंगली वेंकैया। कई बार हम रिवीजन वाली क्लास में इसको तो डिस्कस कर ही चुके हैं। और अभी इनका जन्मदिन था 2 अगस्त को, तो उसी दिन इनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। इनका जन्म हुआ कब था, 2 अगस्त 1876 को। इस बार इनकी 146 नंबर की जयंती थी। जन्म वैसे हुआ कहां पे था, मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश में। अच्छा, तिरंगा से अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे ना, तो अभी एक डे आपको जरूर याद होगा। मैं आप ही से पूछने वाला हूं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे, ये कब मनाया गया, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है जिसे अशोक चक्र कहते हैं, बताओ उसमें कितनी तीलियां हैं, तो आंसर होगा 24। अभी हर घर तिरंगा अभियान, ये कब से कब तक चलेगा, 13 से लेके 15 अगस्त तक चलेगा। क्या होगा इस अभियान में, अपने घरों से आपको तिरंगा फहराना है। उद्देश्य क्या है, देशभक्ति की भावना जगाना। और अभी आपको याद होगा जैसलमेर में लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया था विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज। और अब आप तिरंगे को दिन में नहीं रात में भी फहरा सकते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, बताओ अभी हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल। तो जब भी ऑनलाइन कैब टैक्सी की बात होती है तो हमारे माइंड में 2 नाम आते हैं, ओला और उबर। तो इस फील्ड में इन्हीं का राज है। तो कई बार ये अपनी मनमानियां भी करते हैं, कई बार अपनी हिसाब से रेट लेते हैं, कई बार सुनने को आता है कि ग्राहकों को परेशान करते हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो अब केरल सरकार ने इन कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए अपनी खुद की सरकारी अफोर्डेबल ई कैब सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो इस तरह से देश में किसी राज्य सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली ये पहली ऑनलाइन कैब सर्विस होगी। इस सर्विस का नाम केरल सवारी होगा। इस सरकारी ऑनलाइन कैब सर्विस से राज्य में चल रहे ऑटो रिक्शा और टैक्सियों को जोड़ा जाएगा। इसका मकसद साफ है, पब्लिक को अफोर्डेबल रेट पर सुरक्षित और विवाद मुक्त यात्रा सेवा मुहैया कराना। ये सेवा लोगों को ओला और उबर से काफी सस्ती भी पड़ेगी। कब से शुरू हो रही है ये 18 अगस्त को लॉन्च होगी। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा, जैसे आप मूवी वगैरह देखते होंगे, सीरियल वगैरह, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, अमेजन प्राइम वगैरह हो गया, इसी की तरह भी सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी कौन सा बना था, केरल बना था। और अगर आपसे पूछे भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहाँ पे शुरू हुई थी, ये भी केरल में। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन भी केरल में ही किया गया था। और आपको याद है केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भी है और कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य भी केरल ही है। देखो बात केरल की है ना, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। यहीं पे आपको भारत का पहला स्पेस टेक पार्क मिलेगा, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहीं पे मिलेगा। और भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये भी स्थापित किया गया केरल में। और आपको याद है अभी पहले केरल ओलंपिक गेम्स ये भी शुरू हुए थे तिरुवनंतपुरम में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट नीरज नाम का खरगोश था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन है, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चलो बताओ अभी किस राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा केरल ने। और अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी ये किसने जीती थी, केरल ने जीती है पश्चिम बंगाल को हरा करके। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे, ये भी तो प्रश्न है, तो आंसर होगा फुटबॉल से। और एक और प्रश्न याद रखो कि अगर आपसे पूछे किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होगी 2023 में, तो आंसर होगा केरल में, केरल के तिरुअनंतपुरम में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ अभी डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा प्रतिभा रे को। तो अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने हैदराबाद में प्रख्यात उड़िया लेखिका है डॉक्टर प्रतिभा रे,
उनको डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्हें 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। 2007 में इनको पद्मश्री मिला था। अभी 2022 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ये नाम तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया। आपको याद है 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला था? तो आंसर होगा अब्दुल रज्जाक गुरना को। और अगर आपसे पूछें कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आप सब आंसर क्या करोगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए। और इन्हें वैसे ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड सम्मान भी दिया था 1915 में। लेकिन फिर हुआ क्या जानते हो ना आप? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। और ये प्रश्न आपके अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था डिट्टो, और मैंने कई बार आपको रिवाइज कराया है। और यहाँ से देखो एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर बात छिड़ी है तो छेड़ लेते हैं। आप जानते हो भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू जी हैं। उन्हीं के तो जन्मदिन पे आप यानी कि 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे मनाते हो। आपको बता दूं उन्होंने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना केसर ए हिंद का जो खिताब है वो वापस कर दिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी तनुजा नेसारी यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। और बीवी दोषी कौन है? ये भारतीय वास्तुकार है। अभी इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। और आरजे उमर निसार ये जम्मू कश्मीर के हैं। अभी यूनिसेफ ने प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार यानी कि इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे कि हाँ आपको इन वीडियोस से वाकई हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मेरी या अगर मेरी भी आपको चिंता ना हो तो प्लीज़ इन वीडियोस की तो आप फिक्र करें थोड़ी सी। इनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वीडियो डेली फेल ही हो रहे हैं। फेल इन द सेंस व्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं। अगर किसी वीडियो को व्यूज़ नहीं मिल पाते हैं तो वो एक फ्लॉप वीडियो है। तो केवल आप इतना तो मदद इसकी कर सकते हैं ना, एक तो वीडियो को लाइक कर दो। टच आपको करना है, लाइक हो जाएगा। और अपने दोस्तों को या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वहाँ पे इस वीडियो को लिंक को आपको शेयर ज़रूर करना पड़ेगा। या आप इसे अपनी जिम्मेदारी समझें और इस वीडियो की इतनी मदद आप ज़रूर करें। और वैसे आपकी मदद के लिए मैं इनका क्विज़ भी बना करके अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियो देखने के बाद वो क्विज़ आप लगाएं ताकि आपको अपना एनालिसिस करने में मदद मिल सके कि कितना फास्ट आप क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हैं और कितना जल्दी आप आंसर लगा पा रहे हैं। क्विज़ लगाने का फ़ायदा यही है। फिर आपको वहाँ पे रैंक भी देखने को मिलेगी कि बाकी स्टूडेंट से कंपेयर में आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। और इससे भी बेटर आपको क्विज़ मिलेगी वीकली की या मंथली वाली लगाओ। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे, टाइमिंग चलता रहता है साथ में, तो आपका परफॉर्मेंस निखर के आएगा। और प्रैक्टिस तो आपको करती रहनी पड़ेगी बार बार। क्विज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन, वहीं पे PDF भी मिलेगी। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी नाम की बुक को किसने लिखा? संजय बारू ने। तो लेखक है संजय बारू, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। ये बुक स्वतंत्र भारत के पिछले 75 सालों को दिखाती है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। अभी रशीद किदवई ने लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स नाम की बुक लिखा। गीतांजलि श्री, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। टॉम्ब ऑफ सैंड नाम की बुक लिखी इन्होंने, उसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। इसका अनुवाद किसने किया? डेजी रॉकवेल ने, वो नाम भी याद रखना। और अश्विनी श्रीवास्तव, डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नाम की बुक इन्होंने लिखी। तो ये याद रखना सब पॉइंट्स। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी अगस्त 2022 में भारत के लिए विश्व बैंक का कंट्री निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अगस्त तानो कुआमे। तो वर्ल्ड बैंक ने अगस्त तानो कुआमे को भारत का कंट्री निदेशक नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? जुनैद कमाल अहमद का स्थान लेंगे। ये आइवरी कोस्ट जो देश है उसके नागरिक हैं, अगस्त तानो कुआमे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ अभी किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अभी नियुक्त किया गया? उनका नाम बताओ आप लोग। बाकी गिलबर्ट होंगबो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख बने थे और इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी। डेनिस पार्नेल सुलिवन अमेरिकी गणितज्ञ हैं, अभी इन्होंने एबेल पुरस्कार 2022 जीता। और फ्रांसिस कैरे प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी बने ये। वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास है।
अच्छा, वर्ल्ड बैंक का आदर्श वाक्य क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अभी एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया, तो आंसर याद रखना इंदरमीत गिल आंसर होगा। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल को। तो सतर्कता आयुक्त थे ये सुरेश एन पटेल, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अभी इनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना दिया गया। इन्होंने किनका स्थान लिया? संजय कोठारी का। अच्छा, क्या आप मुझे बताओगे किस समिति की सिफारिश पे केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? तो आंसर होगा के संथानम समिति। कब? 1964 में। नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन लिमिटेड की सीएमडी बने अभी राजेंद्र प्रसाद। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने अभी दिनकर गुप्ता। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने? पारितोष तिवारी बने। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, किस राज्य के खेल विभाग के द्वारा अभी 29 अगस्त को खेड़ मेला आयोजित होगा? तो आंसर होगा पंजाब। तो पंजाब खेल विभाग ये 29 अगस्त को क्या होता है उस दिन? राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो उस मौके पर पंजाब खेड़ मेले का आयोजन करेगा। अब एक प्रश्न ये भी बनेगा, कितने खेल इसमें खेले जाएंगे? 30 गेम होंगे। उद्देश्य क्या है इसका ऐसा करने का? तो ये चाहता है कि राज्य से ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन निकले। स्पोर्ट्स के मामले में पंजाब का भी उसी तरह से नाम हो जिस तरह से हमारे देश में हरियाणा का नाम है। जो राज्य के युवा हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो, वो जागरूक हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। आप जानते हो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हुआ था हरियाणा के पंचकुला में, जिसमें टॉप पे हरियाणा रहा था, जिसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था? धाकड़। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ अभी कर्नाटक में, टॉप पे रहा था जैन यूनिवर्सिटी बंगलुरु का है, और इसका शुभंकर क्या था? वीरा। चलो बताओ अभी खेलो इंडिया स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2025 तक के लिए। और आपको याद हो तो बताओ, अभी पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग ये कहाँ पे हुई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार हुआ। आंसर होगा नई दिल्ली में। देखो अभी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने थे आम आदमी पार्टी के, क्या नाम है? भगवंत मान। वैसे कैपिटल तो चंडीगढ़ है और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और अभी कुछ समय पहले पंजाब सरकार ने लोक मिलनी योजना शुरू की थी, उसी तरह से पंजाब सरकार ने ई स्टाम्प फैसिलिटी भी शुरू की थी। अच्छा चलो आप मुझे बताओ, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्नों का सुनना, देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र ये कहाँ पे बनेगा? बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अगस्त 2022 में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्वेता सिंह को। तो अभी श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, इनका नाम याद रखना। अच्छा, डीजे पांडियन का नाम याद है आपको? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने डीजे पांडियन को अभी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक बनाया था। और रुचिरा कंबोज अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी थी, टीएस तिरुमूर्ति की जगह आई है ये। और मोहन सुब्रमण्यम अभी साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर बने थे ये नाम इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी अगस्त 2022 में कहाँ चौथे ओएनजीसी पैरा खेल का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो हमारे जो पेट्रोलियम व नेचुरल गैस मंत्री है ना, कौन? हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने अभी 2 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया। अब पैरा गेम्स है तो पैरा एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन याद रखना इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कोई भी से मेरा मतलब है, मतलब देश का कोई भी नागरिक नहीं कर सकता है। इसमें केवल देश के जो 8 तेल व गैस से संबंधित जो कंपनियां हैं उनके जो दिव्यांग कर्मचारी हैं वही हिस्सा लेंगे। कहने की बात यह है। आपको बता दूं ओएनजीसी पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण है ये 2017 में हुआ था। ओएनजीसी की आप तो बताओ पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलका मित्तल नाम है। और अभी ओएनजीसी विदेश के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे राजर्षि गुप्ता, ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में विकास ठाकुर ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। चलो पहले तो यही बता दो विकास ठाकुर का संबंध किससे है? वेटलिफ्टर हैं ये भी, सबके सब वेटलिफ्टिंग मतलब तूफान उठा रहे हैं सबके सब वेटलिफ्टिंग में तो मेडल आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। सबका पसंदीदा है क्या ये? तो याद रखना अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है।
और पुरुषों की 96 किलोग्राम कैटेगरी में ये दूसरे स्थान पर रहे और वेट लिफ्टिंग में ये हमारा 8वां पदक है इस गेम्स में। और कितना भार उठाया इन्होंने? 346 किलोग्राम भार उठाया इन्होंने। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना है आपको, भूलना मत। क्या पूछा था कल आपसे कि भारत और किस देश के बीच में अल नजाह 4 संयुक्त अभ्यास हुआ था? तो अल नगाह बोल दो या अल नजाह बोल दो, ये दोनों हम ओमान के साथ करते हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल अच्छे से उत्तर दिया और इन सभी का क्विज जैसे बोला आपको बना करके रख दिया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।